हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों पिछले लास्ट 12 वीडियो में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री अर्थात पृष्ठ रसायन के कोलाइडी टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें कि हम लोगों ने कोलाइडी विलयन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे उनको डिस्कस किए और उनके बारे में डीपली हम लोगों ने जाना। यदि आपने कोलाइडी विलयन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सरफेस केमिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, जो कि है उत्प्रेरण। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा कर देखेंगे तो सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी पार्ट उत्प्रेरण से रहेंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि बात करें हम उत्प्रेरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिसिस, तो उत्प्रेरण की परिभाषा जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और जब हम एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो इसकी परिभाषा हमें ईजिली समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि रिएक्शन में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर रहे हैं अमोनिया का। तो यहाँ पे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यदि अभिक्रिया को नॉर्मल तरीके से किया जाए, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट कराया जाए, तो अभिक्रिया बहुत ही मंद वेग से होती है। लेकिन इसी अभिक्रिया में यदि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ आयरन का प्रयोग कर लें तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, मतलब अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो यदि अगर हम इस अभिक्रिया को देखें तो अभिक्रिया में जब हम लोगों ने आयरन लिया वो 10 ग्राम था और अभिक्रिया के बाद भी आयरन की जो मात्रा थी वो 10 ग्राम थी। तो अभिक्रिया में जो आयरन है उसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु जो अभिक्रिया की वेग थी वो बढ़ गई, मतलब अभिक्रिया बहुत तेज़ी से हो गया, जबकि आयरन की भौतिक और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसलिए इस अभिक्रिया में हम आयरन को कभी भी अभिक्रियक नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे उत्प्रेरक। तो जैसा कि इस अभिक्रिया को आप देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में जो आयरन है ये एक उत्प्रेरक है, न कि एक अभिक्रियक। तो अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरण क्या होता है, इसे हम परिभाषा के रूप में समझेंगे। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन में आयरन की क्या भूमिका है ये भी समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो आयरन है इसके द्रव्यमान और इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आई होप कि आपको अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब इस अभिक्रिया के आधार पर हम लोग उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में जानेंगे। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित करने का मतलब ये है कि अभिक्रिया की दर को या तो घटाना या फिर बढ़ाना। जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया की दर बढ़े ही, अभिक्रिया की दर घट भी सकती है, ये बात आप याद रखिएगा। अक्सर आप यही बोलते हो कि अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, परंतु स्वयं द्रव्यमान और संगठन के आधार पर अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं तथा यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। तो आप सिंपल शब्द में ये भी कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाते अथवा बढ़ाते हैं, लेकिन अभिक्रिया के अंत में ज्यों के त्यों प्राप्त हो जाते हैं, और यह क्रिया कहलाती है उत्प्रेरण। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि अमोनिया के निर्माण में जो आयरन है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्योंकि आयरन के डालते ही अभिक्रिया की दर क्या हो गई, बढ़ गई। जबकि जब बिना आयरन के हम लोगों ने अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया बहुत मंद वेग से हो रही थी, लेकिन आयरन के डालते ही अभिक्रिया की दर क्या हो गई, बढ़ गई। परंतु आयरन अभिक्रिया के पहले भी 10 ग्राम था और अभिक्रिया के बाद भी 10 ग्राम था, तो इसके जो द्रव्यमान है और रासायनिक संगठन है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्प्रेरक की विशेषताएं। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के बाद ज्यों के त्यों प्राप्त होते हैं, अर्थात इनके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था।
दूसरा अगर विशेषता देखें तो उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के ये दर को परिवर्तित करते हैं, अर्थात ये अभिक्रिया की दर को या तो घटाते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। वहीं बात करें तीसरी विशेषता की, तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद को परिवर्तित नहीं करते। जैसा कि अगर हम किसी अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक को डालते हैं तो ये नहीं कि वे प्रोडक्ट को बदल दें, जैसे अमोनिया बन रही थी ये नहीं कि अमोनिया के साथ कुछ और बनने लगे, ये ऐसा नहीं करते। सिर्फ ये क्या कहते हैं, वेग को घटाते अथवा बढ़ाते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। मतलब कि किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, मतलब किसी भी अभिक्रिया में कोई भी हम उत्प्रेरक नहीं डाल सकते। किसी भी अभिक्रिया के लिए एक फिक्स उत्प्रेरक होता है, ये नहीं कि हम आयरन की जगह कुछ कोबाल्ट डाल दें, निकल डाल दें, ऐसा नहीं है। किसी भी अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक होते हैं वो फिक्स होते हैं, उस अभिक्रिया के लिए हम वही उत्प्रेरक डालते हैं। आइए बात करते हैं हम उत्प्रेरकों के प्रकार की। तो उत्प्रेरक के प्रकार की बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांगी उत्प्रेरण की। तो इंग्लिश में समांगी उत्प्रेरण को हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। तो ये होता क्या है, तो वह उत्प्रेरण क्रिया जिसमें अभिक्रियक अर्थात रिएक्टेंट तथा उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्थाओं में होते हैं उन्हें हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में क्लास 11th में आपने शीर्षकक्ष विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में नाइट्रिक ऑक्साइड NO उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप अभिक्रिया में देख सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है और NO उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है और अभिक्रिया के बाद भी उत्पन्न हो रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया में ज्यों के त्यों प्राप्त होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही यदि हम रिएक्शन में देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैस के रूप में है, G लिखा हुआ है, G का मतलब यहाँ पर क्या है, गैस। और हमारा जो उत्प्रेरक है वो भी गैस के रूप में ही है। तो जब किसी अभिक्रिया में जो अभिकर्मक होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, उसे अभिक्रियक भी बोलते हैं। अगर अभिकर्मक और उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था है वो समान होती है तो उसे हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन जो कि अभिक्रियक है, रिएक्टेंट है, ये दोनों गैस के रूप में है और जो हमारा उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी गैस के रूप में है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया में ये प्रूफ हो रहा है कि यह अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण है क्योंकि दोनों की अवस्थाएं सेम है। वहीं बात करते हैं हम विषमांगी उत्प्रेरण की। तो विषमांगी उत्प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। यदि हम बात करें विषमांगी उत्प्रेरण के परिभाषा की तो वह उत्प्रेरण क्रिया जिसमें अभिक्रियक अर्थात रिएक्टेंट और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। यदि आप इन्हें उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे कि हम लोगों ने 11th की कक्षाओं में हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण को पढ़ा, पीछे हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखा था। तो जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट कराकर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट है वो गैस के रूप में है, लेकिन जो हम लोग उत्प्रेरक यूज़ कर रहे हैं आयरन वो सॉलिड रूप में, S लिखा हुआ है, S का मतलब क्या हुआ, सॉलिड, मतलब ठोस अवस्था में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अभिक्रियक है अर्थात रिएक्टेंट है यह गैस के रूप में है जबकि हमारा उत्प्रेरक सॉलिड रूप में है। तो यहाँ पर दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं अभिक्रियक की और उत्प्रेरक की तो उसे हम बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तो अभी तक हम लोगों ने भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के उत्प्रेरण पढ़े, लेकिन इसके अलावा भी उत्प्रेरण के कई प्रकार होते हैं। तो सभी उत्प्रेरण को मैं एक साथ आपको बता दे रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 हम सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है समांगी उत्प्रेरण, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ा। इन उत्प्रेरणों के अलावा भी अन्य प्रकार के उत्प्रेरण होते हैं। तीसरा है धनात्मक उत्प्रेरण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस। चौथा है ऋणात्मक उत्प्रेरण, निगेटिव कैटालिसिस। पांचवा है स्व उत्प्रेरण जिसे हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। छठा है प्रेरित उत्प्रेरण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो दो उत्प्रेरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, समांगी और विषमांगी के बारे में। तो हम लोग सीधे थर्ड के बारे में बात करेंगे जो कि है धनात्मक उत्प्रेरण। तो आइए सबसे पहले इसके परिभाषा को समझते हैं। तो वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं
उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और इस घटना को हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। मतलब कि जो उत्प्रेरक होते हैं अगर वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो ऐसे उत्प्रेरक को हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। तो जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब हम अपघटन करते हैं तो इस अभिक्रिया में प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो इस अभिक्रिया में जब हम प्लेटिनम का उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया की दर बढ़ने की घटना को हम बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरण, और प्लेटिनम को हम बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण की। इंग्लिश में बोलते हैं इसे निगेटिव कैटलिस्ट। तो सेम धनात्मक का उल्टा होगा। वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की वेग को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो ऋणात्मक उत्प्रेरण में होता क्या है कि जब हम उत्प्रेरक डालते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, घट जाती है। तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। आइए उदाहरण से समझते हैं। तो यदि हम सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं सोडियम सल्फेट का, तो इस अभिक्रिया में हम लेते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो जब हम एथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है और यह अभिक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरण है। याद रखिएगा, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में अंतर है। उत्प्रेरण अभिक्रिया को बोलते हैं और उत्प्रेरक जिस पदार्थ को डालते हैं उसको बोलते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट के निर्माण में एथिल अल्कोहल का उपयोग ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है। चलते हैं उत्प्रेरण के अगले प्रकार की ओर, जो कि है स्व उत्प्रेरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। तो क्या होता है ये जानते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं पर स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरक, तथा इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरण। आइए मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्व उत्प्रेरण वे अभिक्रिया होती है कि जब अभिक्रिया में कोई उत्पाद बनता है तो उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करने लगता है, और ऐसे अभिक्रियाओं में हम उत्प्रेरक नहीं डालते, चूँकि अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, वही क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, और ऐसे उत्पादक को हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरक, और अभिक्रिया कहलाती है स्व उत्प्रेरण। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, आर्सेन के अपघटन से जो उत्पन्न होता है आर्सेनिक खुद ही स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि आपके लेफ्ट साइड है आर्सेन, अब उसका जब अपघटन हुआ तो बना आर्सेनिक, और आर्सेनिक खुद ही स्व उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। आइए स्व उत्प्रेरण का एक और उदाहरण देखते हैं। तो जब हम ऑक्सैलिक अम्ल व KMnO4 की अभिक्रिया कराते हैं अनुमापन में, तो KMnO4 का गुलाबी रंग धीरे धीरे लुप्त होता है, परंतु जैसे जैसे अभिक्रिया कुछ समय बाद होती है तो अभिक्रिया में जो KMnO4 है उसका रंग बहुत तेज़ी से लुप्त होने लगता है। शुरू में तो KMnO4 का रंग बहुत धीरे धीरे लुप्त होता है, लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया होने लगती है वो बहुत तेज़ी से लुप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभिक्रिया में बना MnSO4 या हम कह सकते हैं मैग्नीज आयन एक तरह से स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसा कि रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड से KMnO4 रिएक्ट कर रहा है और MnSO4 का फॉर्मेशन कर रहा है, और MnSO4 एक प्रकार से यहाँ पर उत्पाद है और ये उत्पाद बिहेव करता है उत्प्रेरक की तरह, इसलिए MnSO4 को यहाँ पर स्वतः उत्प्रेरक कहेंगे। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट उत्प्रेरण के प्रकार की, जो कि है प्रेरित उत्प्रेरण, इंग्लिश बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक, और इस रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे दो अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो एक अभिक्रिया क्या करे, दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे। हम इसमें भी उत्प्रेरक नहीं डालेंगे, एक बात याद रखिएगा, इसमें रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक की तरह बिहेव करता है। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो उदाहरण को ध्यान से समझिएगा।
जब हम सोडियम सल्फाइड अर्थात Na2SO3 का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, परंतु जब हम सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो अभिक्रिया नहीं होती। जैसा कि रिएक्शन पहले रिएक्शन में आप देख रहे हैं, सोडियम सल्फाइड का हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो सोडियम सल्फेट बन जा रहा है, बट जब हम सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। परंतु जब हम सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड के विलयनों को मिलाकर, मतलब दोनों को हम एक साथ मिला दें और जब वायु प्रवाहित करके ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया हो जाती है, अर्थात सोडियम सल्फाइड का भी ऑक्सीकरण होता है और सोडियम आर्सेनेट का भी ऑक्सीकरण होता है, जैसा कि आप तीसरे वाले रिएक्शन में देख रहे हैं। तो थर्ड वाले रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिक्रिया हो जा रही है। तो इस अभिक्रिया में जो सोडियम सल्फाइड है, एक तरह से यह अभिक्रिया सोडियम आर्सेनेट के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।